अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो लेसन है पेट्रियटिज्म, इसका पैराग्राफ नंबर 3 और 4 पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ जो 5th पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे और इसके अलावा जो ग्लॉसरी के वर्ड्स हैं उसके उर्दू मीनिंग्स और सिनोनिम्स और वर्ड सेंटेंसेस आपको सिखाए जाएंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5th पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है। आप अपनी बुक्स पे देखें ताकि आप इजीली ट्रांसलेशन को समझ सकें। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। पहले इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन। पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं, फीलिंग एहसास, इट्स अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। यहां इस वर्ड को खास तौर पर देखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन अक्सर बच्चे जो हैं इसको दुरुस्त प्रोनाउंस नहीं करते और लिव कह देते हैं। लिव भी है लेकिन यहां पर जो है लाइव है और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। दैट कॉन्टिन्यूसली, जो मुसलसल इंस्पायर्स, तहरीक देता है, एंड गाइड्स द नेशन, और एक कौम की रहनुमाई करता है। फिर इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं अब मिला के। पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं, इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। दैट कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स द नेशन, जो मुसलसल एक कौम को तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, S.W. स्कॉट जो है इसका पूरा नाम सर वॉल्टर स्कॉट था। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ये पोएट थे और नॉवेलिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। सो इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, ए मैन डिवाइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, एक शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम होता है। डिवाइड, महरूम होना। ए मैन डिवाइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, एक शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम होता है, इज लाइक द वन, उसकी तरह है, हु, जो कि आगे 3 लाइंस दी गई हैं S.W. स्कॉट की पोएट्री की, उसे हम पढ़ते हैं। ब्रीथ्स देयर द मैन, वो आदमी सांस लेता है। ब्रीथ, सांस लेता है। देयर द मैन, वो आदमी। विद सोल सो डेड, इतनी मुर्दा रूह के साथ। ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, वो आदमी इतनी मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है। Who never to himself hath said, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है HATH, hath, ये ओल्ड इंग्लिश में हैज की जगह इस्तेमाल होता था। Who never to himself hath said, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा। This is my own, ये मेरा अपना। My native land, ये मेरा आबाई वतन है। इन 3 लाइनों को, पोएट्री की 3 लाइनों को फिर से पढ़ते हैं। Breathes there the man with soul so dead, वो आदमी इतनी मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है। Who never to himself hath said, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा। This is my own, my native land, ये मेरा अपना, ये मेरा आबाई वतन है। यानी इस शायरी में उस शख्स को जो है कि रूह को मुर्दा करार दिया जा रहा है, जिस शख्स में पेट्रियोटिक स्पिरिट नहीं है, हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है। अब इस पैराग्राफ को एक दफ़ा इकट्ठा शुरू से मुहावरा तर्जुमा मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो फिर देखते हैं जी 5th पैराग्राफ को। पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी एक एहसास ही नहीं, इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। दैट कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो मुसलसल या मुस्तकिल तौर पर एक कौम को तहरीक देता है और उसकी रहनुमाई करता है। In the word of S.W. Scott, S.W. Scott के अल्फाज में, a man devoid of patriotic spirit, एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है, is like the one, उस आदमी की तरह है, who breathes there, who, जो कि breathes there the man with soul so dead, वो आदमी इतनी मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है। Who never to himself hath said, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा। This is my own, ये मेरा अपना, my native land, मेरा आबाई वतन है। तो इस तरह ये पैराग्राफ खत्म हुआ। अब हम इस पैराग्राफ के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड फीलिंग। फीलिंग नाउन है और इसका मतलब है एहसास। फीलिंग,
नाउन है और इसका मतलब है एहसास। स्पिरिट ये भी नाउन है और इसका मतलब है जज्बा। स्पिरिट इसका मतलब है जज्बा। इंस्पायर ये वर्ब है और इसका मतलब है तहरीक देना। इंस्पायर वर्ब है और इसका मतलब है तहरीक देना। गाइड ये भी वर्ब है और इसका मतलब रहनुमाई करना। गाइड रहनुमाई करना। डिवॉइड डिवॉइड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है महरूम। और आमतौर पर इसके बाद डिवाइड के बाद जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है वो ऑफ होता है। डिवाइड ऑफ, डिवाइड एडजेक्टिव है और इसका मतलब महरूम। और ब्रीद, ब्रीद जो है ये वर्ब है और इसका मतलब है सांस लेना। ब्रीद वर्ब है और इसका मतलब सांस लेना। नेटिव, नेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है यहां पर और इसका मतलब है आबाई। नेटिव का मतलब आबाई। एस.डब्ल्यू. स्कॉट, एस.डब्ल्यू. स्कॉट जो है ये जी सर वॉल्टर स्कॉट जो कि 1771 में पैदा हुए और 1832 में उनकी डेथ हुई। ये एक स्कॉटिश पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। अब इसके बाद हम ग्लॉसरी को स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये ग्लॉसरी का पहला वर्ड है डिवोशन। डिवोशन नाउन है जिसका उर्दू में मतलब लगन या अकीदत है। लगन या अकीदत। और इसका जो इंग्लिश सिनोनिम है वो लॉयल्टी बनेगा। इंग्लिश सिनोनिम लॉयल्टी बनेगा। इसके बाद सेकंड वर्ड कमेंडेबल। कमेंडेबल एडजेक्टिव है और उर्दू में इसका मीनिंग है काबिल सताइश या काबिल तारीफ। और इंग्लिश सिनोनिम इसका बनेगा एडमिरेबल। इसका प्रोनाउंसिएशन पे आपने गौर करना है, एडमिरेबल। थर्ड जी सुप्रीम। सुप्रीम भी एडजेक्टिव है और इसका उर्दू मतलब है आला, आला। और इंग्लिश में इसका जो सिनोनिम बनेगा हाईएस्ट इन स्टेटस, हाईएस्ट इन स्टेटस। इससे अगला वर्ड वैल्यू। वैल्यू नाउन है और इसका उर्दू में मीनिंग अहमियत या कदर है और इसका इंग्लिश मीनिंग जो है, जो इसका इंग्लिश सिनोनिम बनेगा वो वर्थ है। यानी वैल्यू अहमियत या कदर और इसका सिनोनिम वर्थ। और जो लास्ट वर्ड है इसका नेटिव। नेटिव एडजेक्टिव है। कुछ जगहों पे ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर है। नेटिव एडजेक्टिव है, इसका उर्दू मतलब मकामी या आबाई है और इसका जो इंग्लिश सिनोनिम है फ्रॉम वंस मदरलैंड, फ्रॉम वंस मदरलैंड। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम कुछ वर्ड सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन अल्फाज के सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। सेंटेंसेस बनाने के लिए दो शराइत का पूरा होना जरूरी है। एक तो वो सेंटेंस मीनिंग के लिहाज से करेक्ट हो यानी रेलिवेंट हो, और दूसरा ये कि उसमें वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अगर ये दो शराइत पूरी करता है आपका सेंटेंस तो आपके सेंटेंस को दुरुस्त समझा जाएगा। और सेंटेंस कोई भी बनाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं। कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है लेकिन उन दो शराइत को पूरा करना चाहिए जिसका अभी मैंने जिक्र किया है। तो अब हम इनको जो है वो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सैक्रिफाइस, कुर्बानी करना। सैक्रिफाइस, कुर्बानी करना। वी मस्ट सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। हमें अपने मुल्क के लिए जरूर कुर्बानी देनी चाहिए। We must sacrifice for the country, हमें अपने मुल्क के लिए जरूर कुर्बानी देनी चाहिए। ये यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये बात ज़हन में रहे कि यहाँ नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। से आगे जी commendable, काबिल तारीफ या काबिल सताइश। His behavior is commendable. His behavior is commendable. उसका रवैया काबिल तारीफ है। His behavior is commendable. उसका रवैया काबिल तारीफ है। नेक्स्ट है जी prosperity, खुशहाली। prosperity, खुशहाली। We work for the prosperity of our country. हम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करते हैं। We work for the prosperity of our country. हम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है invasion, जिसका उर्दू में मतलब है हमला। invasion, हमला।
एनी फॉरेन इन्वेजन, किसी भी गैर मुल्की हमले को, विल बी अपसेट, पसपा किया जाएगा। आमतौर पर आपने अपसेट को परेशानी के मफहूम में पढ़ा होगा, लेकिन अपसेट ऐसे सेंटेंसेस में पसपा करने के मफहूम में भी इस्तेमाल हो। पहले भी मैं इस पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि वो वर्ड जिनमें EIGN इकट्ठा आए उनमें जी साइलेंट होता है, जैसे फॉरेन। तो एनी फॉरेन इन्वेजन विल बी अपसेट, किसी भी गैर मुल्की हमले को पसपा किया जाएगा। मदरलैंड, वतन, we love our motherland, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। we love our motherland, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। responsible, जिम्मेदार, responsible, जिम्मेदार। I am a responsible citizen, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ। I am a responsible citizen, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कौमियत परस्ती। नेशनलिज्म काजेज प्रोग्रेस, कौमियत परस्ती तरक्की की वजह बनती है, तरक्की का सबब बनती है। नेशनलिज्म काजेज प्रोग्रेस, कौमियत परस्ती तरक्की का सबब बनती है। तो यहाँ जो है ये एस का इजाफा किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की वजह से। तो ये वर्ड सेंटेंसेस हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपको जो आई एम गोइंग टू असाइन यू द होमवर्क। सबसे पहले तो आपने जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है, 5th पैराग्राफ, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को लिखना है और उसको ज़बानी याद करना है, फिर उसकी ट्रांसलेशन को याद करना है और राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पे। उसके बाद हमने ग्लॉसरी को पढ़ा और ग्लॉसरी के मीनिंग्स उर्दू में और इंग्लिश में दोनों आपने लिखने हैं और याद करने हैं। और इसके अलावा लास्ट में हमने इन वर्ड सेंटेंसेस को पढ़ा, इनको आपने लिखना भी है और इन्हें याद करना भी है।